हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज के एपिसोड 37 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सेजुन और सोनडियोन दोनों ही एक साथ स्कूल से बाहर आ रहे होते हैं। तो सोनडियोन पूछता है कि तो तुम आगे क्या करने जा रहे हो। तो सेजुन कहता है कि उससे पहले मुझे बताओ कि कंपटीशन कैसे काम करती है, कितने स्कूल पार्टिसिपेट लेते हैं, मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ। तो सोनडियोन सोच तो है, कहता है कि लगभग 10 स्कूल, लेकिन कभी कभार न्यू स्कूल भी पार्टिसिपेट लेते हैं। और मैं उस दिन जल्दी निकल गया, इसलिए मुझे नहीं पता कि हाजिन के साथ ये किसने किया। और हर स्कूल से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव उस प्लेस को विजिट किया जहाँ पर ये हुआ था, इसलिए लीजी स्वेक को शायद कुछ भी नहीं पता होगा। और कंपटीशन को भी कई डिफरेंट इवेंट में डिवाइड किया गया है। और मैंने अपनी इंजरी को कम करने के लिए एमएमए इवेंट में पार्टिसिपेट किया। मैंने सुना है कि वहाँ पर एक नो रूल्स इवेंट होते हैं, जहाँ अपनी एल्बो का यूज करते हुए अपने ओपोनेंट को किक करते हुए वाइटल पॉइंट्स पर हिट करते और अपना आसपास का चीजों का यूज करना पॉसिबल है। और इवेंट जितना ज्यादा डेंजरस होती है, प्राइज मनी उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। और बाकी स्कूलों की कई रिप्रेजेंटेटिव इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर से ज्यादा मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, लेकिन ज्यादातर लोगों को उनकी परवाह नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि हम अपने एज में अनइमेजिनेबल अमाउंट में पैसा कमा सकते हैं। ये सब कुछ सुन के सेजुन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ तो भी उनके बारे में पता लगाना इजी नहीं होगा? तो सोनडियोन कहता है कि ये इजी नहीं है, और अगर तुम्हारे मन में कंपटीशन सिस्टम के बारे में कोई डाउट है या तुम्हारे पास कोई और प्लान्स है, तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि वो पर्सन हमेशा तुम्हें देख रहा है। तो सेजुन कहता है कि वो पर्सन? तो सोनडियोन कहता है कि ये ऑर्गेनाइजर्स में से एक है। आमतौर पर वही पर्सन सारी प्लानिंग बनाता है, प्लेयर्स को मैनेज करता और उनसे कांटेक्ट करता है। उसे मैनेजर किम कहते हैं। फिर हमें गोल्ड ऑफिशियल बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। वहां पर मैनेजर किम लिफ्ट के सामने खड़े होकर लिफ्ट के दरवाजा खुलने की इंतजार कर रहा होता है। और दरवाजा खुलने के बाद वो अंदर जाता है तो तभी पीछे से उसे कोई चिल्ला के कहता है कि 1 मिनट रुको। और मैनेजर किम पीछे की तरफ देखता है तो वो आदमी जल्दी से आके लिफ्ट के अंदर आ जाता है और कहता है कि थैंक्स वेट करने के लिए। और ये आदमी हमारा डिटेक्टिव जंग होता है। तो डिटेक्टिव जंग उसे पूछता है कि आप जरूर यही से होंगे, वैसे आप किस फ्लोर पर जा रहे हैं? तो मैनेजर किम भी उसे हेलो करता है और वो देखता है कि डिटेक्टिव जंग ने 20 फ्लोर का बटन प्रेस किया है और शायद वो भी उसी फ्लोर पर जाना वाला था, लेकिन वो अपने हाथ को नमा के उसकी नीचे वाला फ्लोर यानी 19 फ्लोर का बटन प्रेस करता है और कहता है कि आपके ठीक नीचे वाला फ्लोर पर। और क्या आप अभी अभी यहाँ पर आए हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। और क्या ये ऑफिशियल अच्छा नहीं है? ये अच्छा और क्लीन भी है। तो डिटेक्टिव जंग कहता है कि हाँ, और वो मैनेजर किम को ध्यान से देख रहा होता है। फिर 19 फ्लोर आने के बाद मैनेजर किम लिफ्ट से बाहर निकल आता है और कहता है कि आपसे बाद में मिलूंगा। तो डिटेक्टिव जंग कहता है कि सेफली घर पहुंच जाइएगा। और वो मैनेजर किम को जाते हुए देखकर सोचता है कि उस दिन सिर्फ लॉबी और टॉप फ्लोर पर सीसीटीवी था, इसलिए जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं आ जाता हूँ। मैंने पहले कभी टॉप फ्लोर पर कोई लोगों को नहीं देखा था। मुझे लगता है कि वो पहले किसी और फ्लोर का बटन प्रेस करने वाला था। और फिर वो खुद से ही सोचता है कि क्या मैं बहुत ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था तभी डिटेक्टिव जंग अपने हाथ को देकर दरवाजे को बंद होने से रोक देता है और बाहर आते हुए सोचता है कि बकवास नहीं है, डिटेक्टिव्स को ओवर रिएक्ट करने की जरूरत है और मैं श्योर हूँ कि वो इस केस से रिलेटेड है। अगर वो इस फ्लोर पर रहता है तो उसे एक दरवाजा खोलना होगा और अंदर जाना होगा। फिर भी इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो रिलेटेड नहीं है। और वो मैनेजर किम की पीछा करने लगता है और एक दीवार के आड़ में जाके छुप जाता है और वहीं से मैनेजर किम के ऊपर नजर रखता है और सोचता है कि भले ही इन्वेस्टिगेशन एविडेंस इकट्ठा करने के बाद ही की जानी चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी को अपनी सेंसेस पर भरोसा करना पड़ता है। और कहता है कि ठीक है, चलो देखते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। और देखता है कि मैनेजर किम एक दरवाजे के सामने खड़ा है। तो कहता है कि हाँ, वहाँ सामने खड़े हो जाओ। अगर तुम डोर ओपन नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें घुटनों के बल खड़ा कर दूंगा। और तभी उसका फोन रिंग करने लगता है तो वो गाली दे के फोन को उठाने लगता है और देखता है कि मैनेजर किम थोड़ा सा मुस्कुराता है। शायद उन्हें पहले से पता हो गया होगा कि डिटेक्टिव जंग उसके पीछा कर रहा है। और फोन को पिक करने के बाद डिटेक्टिव जंग कहता है कि मैं एक्सरसाइज करने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ, मुझे अपना हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना होगा। और वो अपने मन में सोचता है कि हाँ, मेरा साउंड नेचुरल लगता है। और कहने लगता है कि हाँ, वो अंदर चला गया और उसकी रूम नंबर चेक करते हुए कहता है कि 1903, मुझे उसकी रेसिडेंशियली इंफॉर्मेशन बाहर निकालने के लिए जरूरत है। तो फोन की दूसरी तरफ के आदमी कहता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप मुझे सुन रहे हो? तो डिटेक्टिव जंग कहता है कि ओह सॉरी, मैं कुछ कर रहा था, लेकिन तुमने जो कहा वो मैंने नहीं सुना, इसे फिर से रिपीट करो। तो दूसरी तरफ के आदमी कहता है कि बॉस गुंडा और उसके साथियों को छोड़ दिया गया है। ये सुनकर डिटेक्टिव जंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि क्या
तुमने उन कमीने को घर क्यों भेजा? तुम उन्हें हिरासत में रखे बिना उनकी इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? तो फोन की दूसरी तरफ के आदमी कहता है कि ये ऊपर से एक ऑर्डर था और क्योंकि गैंगस्टर इंजर्ड हो गए थे और उन्हें अनअटेंडेड छोड़ दिया गया था, इसलिए ये ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। तो डिटेक्टिव जंग लिफ्ट के अंदर जाते हुए कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? क्रिमिनल्स के भी ह्यूमन राइट्स है? लानत है, मैं अभी वहां पर जा रहा हूँ। और देखते हैं कि डिटेक्टिव जंग के जाने के बाद ही उस रूम का दरवाजा खुलता है और अंदर से मैनेजर किम बाहर निकल के किसी को फोन पे बताता है कि हाँ वो अभी के लिए चला गया। खैर मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे गहराई से खुदाई करने की जरूरत होगी। शायद ये लड़की की केस के रिलेटेड है। मैंने सुना है कि ये क्लासिफाइड केस था। वैसे भी मुझे ऑफिस टेल के ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। हाँ हमें वेटिंग प्लेस फिर से मिल सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बॉस गुंडे के अड्डे का सीन दिखाया जाता है। उसका एक साथी कहता है कि बॉस गुड वर्क। तो बॉस कहता है कि बस तुम इंतजार करो लिटिल बास्टर्ड। तो उसका एक साथी कहता है कि लेकिन क्या लॉयर ने ये नहीं कहा था कि इस बार काफी मुश्किल होगा? और देखो हमें रिलीज हुए अभी भी 48 घंटे भी नहीं हुए। तो बॉस गुंडा कहता है कि मुझे लगता है कि तब सब कुछ ठीक हो गया था। वैसे बाकी लोगों को कहो कि वो अपने ट्रीटमेंट के बाद ऑफिस में आए और अगर वो चल सकते हैं तो लॉन्ग हेयर वाले को छोड़ के बाकी सबको ले आए। मैं उन्हें हमेशा के लिए शांति से नहीं छोड़ूंगा। और तभी ऑफिस रूम से उसका एक आदमी डर के मारे बॉस को बुलाने लगता है। ये देखे बॉस गुंडा कहता है कि अब क्या हुआ? तुम लोग सच में गैंगस्टर्स शर्मनाक चेहरे नहीं बनाते। तो वो आदमी कहता है कि अभी अंदर। तो बॉस गुंडा कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, यहाँ क्या है? और वो अंदर आने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है और देखता है कि सामने एक हट्टा कट्टा इंसान बैठा होता है। ये शायद उनकी पुराना बॉस होंगे। तो उसे देखकर वो कहता है कि बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वो बॉस कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आए काफी टाइम हो गया है। तो बॉस गुंडा उसके सामने झुक के उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि हाँ बढ़िया हो। तो वो बॉस कहता है कि हाँ लेकिन मैंने यहाँ पर वेट करते टाइम ये और वो खाया। तो देखते हैं कि उसके टेबल के सामने कुछ खाने का सामान पड़ा होता है। ये सुन के बॉस गुंडा थोड़ी घबराते हुए कहता है कि हाँ ये ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पर क्या बिजनेस है? मैंने सुना है कि आप बुसान से आए हैं। आपका यहाँ अचानक से क्या काम है कर रहे हैं? तो वो बॉस कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आए काफी टाइम हो गया है। तो बॉस गुंडा उसके सामने झुक के उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि हाँ बढ़िया हो। तो वो बॉस कहता है कि हाँ लेकिन मैंने यहाँ पर वेट करते टाइम ये और वो खाया। तो देखते हैं कि उसके टेबल के सामने कुछ खाने का सामान पड़ा होता है। ये सुन के बॉस गुंडा थोड़ी घबराते हुए कहता है कि हाँ ये ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पर क्या बिजनेस है? मैंने सुना है कि आप बुसान से आए हैं। आपका यहाँ अचानक से क्या काम है? तो वो बॉस कहते हैं कि हाँ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जाऊंगा। क्या तुम अभी भी गंदे काम कर रही हो? तो बॉस गुंडा हंसते हुए कहता है कि हम सिर्फ लीगल चीज करते हैं दुनिया इन दिनों में। और तभी उसकी बात करते हुए वो बॉस कहता है कि मैं एक बार और पूछूंगा, क्या तुम गंदे काम कर रहे हो? ये सुन के बॉस गुंडा घबराते हुए सोचता है कि क्या आप बैटलफील्ड में गए थे या कुछ और? ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्कार्स है। लगता है कि ये पर्सन की पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है, लेकिन आप हमारे काम जानते हैं। ये सुनते ही वो बॉस अपने सामने रखे हुए बर्तन को लेकर उसकी मुंह पे जोर से मारता है। ये देखकर बॉस गुंडे की दो साथी आगे बढ़ने लगता है तो उस बॉस गुंडे की यानी मेन बॉस के दो गुंडे उसके सामने आ जाते हैं उन दोनों के, और कहता है कि ठीक है वापस मुड़ो और हॉलवे पे लौट जाओ, नहीं तो हम तुम्हें हाफ फोल्ड कर देंगे। और दूसरी तरफ देखते हैं कि उस बर्तन के लगने की वजह से बॉस गुंडे के सर से खून निकलने लगता है और वो डर के मारे कहता है कि बॉस आपको यहाँ पर आए हुए लगभग 10 साल हो गए हैं, लेकिन आप अचानक से क्यों? ये सुन के वो मेन बॉस कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ खिलवाड़ करना और लोगों की खून बहाना बंद करो। क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था? और सोंडी ह्यून के फादर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट को ले आओ। तो बॉस गुंडा कहता है कि सोंडी ह्यून ने क्या किया? तो मेन बॉस कहता है कि तुम्हारे चेयर पर बैठे हुई पर्सन ये बताएगी। तो बॉस गुंडा अपनी चेयर की तरफ देख के कहता है कि मेरा चेयर? और वो कौन है? तो उस चेयर पे जो बैठी होती है वो असल में हमारी हीरोइन सिंसो ह्यून है, जो ह्यून की पुरानी कोवर्कर है। और वो ह्यून पे फोन पे बात कर रहा होता है और वो हंसते हुए कहता है कि वो अभी अभी आया और एस्ट्रे से हिट हो गया, ये बहुत फनी था। तो बॉस गुंडा चेयर के पास जाते हुए मन में सोचता है कि क्या कोई कब से वहां पर बैठा था? और सिन फोन पर कहती है कि मैं सच में वो करता हूँ जो मुझे पसंद है। ठीक है, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। मेरा फिर से तुम पर एक कर्ज है जेसुन। मुझे उन लोगों को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालने के लिए मुश्किलात हुए। और कॉल को कट करने के बाद वो बॉस गुंडे की तरफ घूम जाती है और एक प्यारे सी स्माइल के साथ कहती है कि